आज मैं तुम लोगों को एक क्रेजी वाली स्टोरी सुनाऊंगा इस आदमी की, क्योंकि इसने एक्टर्स, बिजनेस ओनर्स, पॉलिटिशियंस सबका चूहा बनाया और तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर्स का घोटाला किया। और जो सबसे फनी बात है वो ये है कि ये आज तक नहीं पकड़ा गया और आज भी बिंदास वाली जिंदगी जी रहा है। मैं पूरी स्टोरी समझाता हूँ। तो इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है इस आदमी से। इसका नाम था टेक जो लो और ये मलेशिया का रहने वाला था। एंड स्टोरी को सिंपल बनाने के लिए लेट्स कॉल हिम मोटा भाई, विच बेसिकली मीन्स एल्डर ब्रदर। गुजराती लोग यही यूज करते हैं। अपने मुकेश अंबानी भाई को देखो, उसे भी लोग मोटा भाई बोलते हैं। एनीवेज, जो ये मोटा भाई था, इसकी जो फैमिली थी वो एक मिलियनियर फैमिली थी। इसके जो ग्रैंडफादर थे उनका लिकर, आयरन ओर और रियल एस्टेट का बिजनेस था। और वो खाली मलेशिया में नहीं बल्कि थाईलैंड और हांगकांग वगैरह में भी ऑपरेट करते। और इसी बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए जो उसके फादर थे वो फिर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ मिला के जो समरी है वो ये है कि हमारे मोटा भाई एक राजा वाली जिंदगी जी रहे थे, बट ओनली इन मलेशिया। क्योंकि जैसे ही स्कूल पढ़ने वो लंदन जाता है, वो ये देखता है कि दुनिया में खाली मिलियनियर ही नहीं बल्कि मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर्स भी होते हैं। जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया था ये कोई हलवा स्कूल नहीं था। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहाँ से पढ़ा है पता है? इधर ही पढ़ा था वो। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। तो बस तुम लोग इतना मान लो कि इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, या तो जो उनकी फैमिली थी वो कोई $1 मिलियन बिजनेस ओन करती थी, या फिर उनके ऐसे ऐसे कनेक्शंस थे जो दुनिया के एकदम टॉप एलीट्स के पास हो। नाउ हमारे मोटा भाई को इतना तो पता चल चुका था कि मलेशिया के बाहर उनकी जो पावर या फिर जो पहुंच है वो उतनी ज्यादा नहीं है। वो ये कोशिश तो कर रहा था कि वो इन एलीट बच्चों के ग्रुप में आ जाए, बट वो ज्यादा सक्सेसफुल होता नहीं है। सो दिस इज व्हेन ही डिसाइड्स कि अब वो एक बिलियनियर बन के दिखाएगा। सबसे पहले तो तुम लोग ये समझो कि एक आम आदमी के लिए बिलियनियर बनना कितना मुश्किल है। तुम लोगों ने शायद ये नोटिस करा होगा कि पुराने जमाने में एक राजा के मरने के बाद या फिर उसके रिटायरमेंट के बाद उसका जो नेक्स्ट राजा है वो उस राजा का बेटा ही बनता है। किसी आम किसान के बेटे के राजा बनने के चांसेस ऑलमोस्ट शून्य होते थे। एंड इन मॉडर्न टर्म्स हम इसे नेपोटिज्म बोलते हैं। बट यू नो व्हाट, अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो एक किंग के पोजीशन के लिए राजा का बेटा इज अ मच बेटर ऑप्शन देन अ किसान का बेटा। क्योंकि उस राजा के बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने फादर को, किंगडम को कंट्रोल करते हुए देखा है। ही नोज कि सीरियस सिचुएशंस में अपने किंगडम को कैसे हैंडल करना है। बट ऑन दी अदर हैंड जो किसान का बेटा है उसे इस किंगडम का कोई भी एक्सपोजर नहीं मिलता और उसे घंटा किंगडम का कुछ भी नहीं आता। और अगर एक किसान के बेटे को राजा बना दिया जाए तो बेसिकली ये किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। शायद 1000 किसान के बच्चों में से खाली एक किसान का बच्चा ऐसा होगा जो एक्चुअली में किंगडम संभालने के कैपेबल हो। नाउ द रीजन मैंने तुम लोगों को जो ये स्टोरी है ये सुनाई, क्योंकि जो मोटा भाई है उसकी जो फैमिली थी वो सालों से बिजनेस कर रही थी। उसने बचपन से ही अपने फैमिली को बिजनेस रन करते हुए, एक्सपैंड करते हुए, कनेक्शंस बनाते हुए ये सब कुछ देखा है। उसे मार्केट का नॉलेज है, उसे डिमांड एंड सप्लाई का नॉलेज है, उसके पास सेल्स एंड नेगोशिएशन का नॉलेज है। उसके घर में ये बातें नहीं हो रही थी कि आज डिनर में क्या बनेगा, धंधे में क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब बातें होती थी उसके घर में। तो अब अपने इन्हीं सब नॉलेज को लेकर वो एक प्लान बनाता है। तो सबसे पहले तो वो एक फेक लाइफस्टाइल बनाता है। वो भाड़े पर महंगी महंगी गाड़ी लेके आता है और ऐसी पार्टीज होस्ट करता है जिसके लिए उसने अच्छा खासा लोन ले रखा था। इवन दो जो ये लाइफस्टाइल, ये पैसा, ये अय्याशी, ये सब फेक था, बट इन सब के पीछे एक मोटिव था। क्योंकि ये सब करने के बाद वो धीरे धीरे करके अमीर लोगों के सर्कल में एंटर करता है। वो ऐसी कन्वर्सेशंस करता है जहां पर वो ये दिखाता है कि उसके कनेक्शंस बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ है एंड वो उन सब के लिए उनका पूरा फाइनेंस मैनेज करता है। बेसिकली वो एक तरीके का फाइनेंशियल एडवाइजर था। एंड जो हमारे मोटा भाई की जो सेल्स और नेगोशिएशंस की स्किल्स है वो एक्चुअली में काम आ जाती है। उन्होंने ये देखा कि यार मोटा भाई की जो लाइफस्टाइल है ये तो काफी ज्यादा लैविश है, तो उसकी बातों में कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी तो जरूर होगी। और इसी तरीके से लोगों ने मोटा भाई पे ट्रस्ट किया और उसे पैसे मैनेज करने के लिए दे दिए। इस वक्त तक वो एक ऐसा एलीट ग्रुप बना चुका था जहां पर मलेशिया का प्रिंस था, कुवैत के शेख थे एंड बहुत हाई रैंक ऑफिशियल्स भी थे। और इन सब से वो मिलियंस में पैसे छापने लगा। अब कोई भी आम आदमी शायद इस स्टेप तक रुक जाता, बट हमारे मोटा भाई का जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली अलग था।
जिसके बाद वो यूएस मूव कर जाता है और वहां पर भी अपने कनेक्शंस एक्सपैंड करता है। सो बेसिकली ही वेंट फ्रॉम नथिंग टू समथिंग टू एवरीथिंग। और जो फाइनल स्टेप था वो था बिलियनेयर बनने का। सो अपने फाइनल स्टेप के लिए हम मिलते हैं मोटा भाई के सबसे खास दोस्त से। और ये खास दोस्त इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका जो फादर था वो था ये आदमी नजीब। और नजीब उस समय मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर था। तो अब जो हमारा मोटा भाई था वो अपने फ्रेंड के थ्रू नजीब से कनेक्शंस बनाता है और अब इनडायरेक्टली एक तरीके से उसका मलेशिया के टॉप ऑफिशियल्स के साथ उठना बैठना था और सबने उस पर भरोसा किया। और इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए वो इस दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम करने वाला था। पर इस स्कैम को समझने से पहले हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल टर्म समझने पड़ेंगे। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉवरेन वेल्थ फंड। और इस चीज को एकदम सिंपल वे में समझते हैं। देखो, जो एक देश की गवर्नमेंट है वो मल्टीपल वेज से पैसा कमाती है, लाइक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नेचुरल रिसोर्स जैसे ऑयल, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज से प्रॉफिट जैसे इंडिया में LIC हो गया, BSNL हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, ये सब। तो अब जो भी पैसा सरकार कमाती है वो इसे सॉवरेन वेल्थ फंड में डालती है, जिसके बाद जो गवर्नमेंट है वो कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के थ्रू जो भी फंड में जो ये पैसा है ये इसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट बनता है उसे आगे चलकर देश के डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। सो सिमिलरली जब नजीब मलेशिया में रूल कर रहा था तो उनके पास भी एक सॉवरेन वेल्थ फंड था और वो ये चाहते थे कि कोई इस फंड को मैनेज करे और इस पैसों को और भी ग्रो करे। और यहीं पर आते हैं हमारे मोटा भाई। वो ये बोलता है कि देखो बॉस, मेरे पास कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े बड़े फंड्स को मैनेज करते हैं, लाइक अबू धाबी का फंड, कुवैत का फंड। और अगर मेरे को मलेशिया की फंड मैनेज करने का पावर मिल जाए तो मैं इससे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ। और उसके बातों में कुछ सच्चाई थी और कुछ हवा हवा की बातें थी। हाँ, डेफिनेटली उसके मिडिल ईस्ट के फंड से कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो थे, बट एग्जैक्टली क्या कनेक्शंस थे ये किसी को भी नहीं पता। बट खैर, जो नजीब है वो इन सब चीजों में उतना कुछ ध्यान नहीं देता। वो कन्विंस हो जाता है और मोटा भाई को मलेशिया के फंड की चाबी दे देता है। बेसिकली हमारे मोटा भाई को सॉवरेन वेल्थ फंड का पूरा एक्सेस मिल चुका था। और अब देखो कि वो क्या जादू करता है। सबसे पहले तो वो इस फंड से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर्स निकालता है और वो इन पैसों को मल्टीपल छोटे छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। पर जो स्कैम था वो ये था कि ये सारी कंपनीज शेल कंपनीज थी, मतलब ये सब कंपनीज खाली पेपर में एग्जिस्ट करती थी। इनडायरेक्टली जो हमारे मोटा भाई हैं वो इन सारे पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वो इन पैसों का क्या करता है। सबसे पहले तो वो एक यार्ड खरीदता है जिसकी कुल वैल्यू तकरीबन 250 मिलियन डॉलर्स थी, क्योंकि इतने बड़े सक्सेसफुल स्कैम के बाद यार्ड में पार्टी तो जरूर बनती है। जिसके बाद वो हॉलीवुड में भी एंट्री लेता है। एक मूवी आई थी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट नाम से, और इस मूवी को प्रोड्यूस किसने करा है पता है? अपने मोटा भाई। और जो फनी बात है वो ये है कि ये मूवी एक्चुअली में एक फाइनेंशियल स्कैम के ऊपर है। आयरनी देख रहे हो? कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्चे भी हैं, जैसे उसने कार्डेशियंस को फरारी दे दी और भी मल्टीपल सेलिब्रिटीज को गोल्ड और फिर डायमंड की ज्वेलरीज दी गई थी। इस वक्त तक हमारे टेक जो लो AKA हमारे मोटा भाई ये एकदम अनस्टॉपेबल थे। उनके पास पैसा, कनेक्शन, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ था। भाई की जिंदगी बड़ी बिंदास चल रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। बट आय इस केस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे मोटा भाई ने तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर्स निकाले थे। और इतना ज्यादा पैसा निकालने के बाद जो सॉवरेन वेल्थ फंड था वो एक तरीके से कंगाल हो चुका था। और अब धीरे धीरे करके जो मलेशियंस है वो नजीब और उसके सरकार से सवाल उठा रहे थे। मेनली 3 सवाल थे। आखिरकार जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो कंगाल कैसे हो गया? अगर ये फंड कंगाल हो गया तो इसका साफ साफ मतलब है कि पैसे कहीं ना कहीं तो गए होंगे। तो इन पैसों के डॉक्यूमेंट्स किधर है? और अगर ये पैसे एक्चुअली में इन्वेस्ट हुए हैं तो इनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है और कब तक रिटर्न मिलेगा? और सिंपल सी बात है, नजीब के पास इन 3 सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो अब जो मलेशिया के जर्नलिस्ट है वो अपना होमवर्क करने लगते हैं। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट हैं वो सारे बैंक रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सबको ये पता लग जाता है कि इन सब के पीछे मोटा भाई थे। बिकॉज याद रखना कि वो कुछ छुपाते नहीं थे। सबको पता था कि उनके पास 250 मिलियन डॉलर्स का याच है। वो मैंशंस, वो कार, वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और जो भी पार्टी वगैरह चलती थी ये सब दिख रहा था उन्हें। तो लोगों को ये साफ साफ हो गया कि मोटा भाई के पास पैसे सीधे तरीके से तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और इस केस में जो सबसे
बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो तब आता है जब जो नजीब है वो इलेक्शन हार जाता है और एक नई सरकार आ जाती है मलेशिया में, और जो नई गवर्नमेंट है वो इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है और सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाता है। पर अभी भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे मोटा भाई मलेशिया में नहीं थे, जिसके बाद जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उन्हें इस पूरे स्कैम के बारे में बताया जाता है और वो भी मोटा भाई को ढूंढने लगती है। इतना ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद वो उसकी जितनी भी धन संपत्ति है उसे सब जब्त कर लेते हैं। जैसे उसका जो याच है, जो मैंशंस है और जो उसके कार्स है, ये सब जब्त कर लिए जाते हैं। पर जो उड़ती उड़ती खबरें हैं वो ये बताती है कि जो हमारे मोटा भाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां पर एक फेक पासपोर्ट बनाया था उन्होंने, जिसके बाद वो हवाई जहाज के थ्रू चाइना में जाके छुप जाते हैं। इवन दो एक वांटेड क्रिमिनल था, बट दुनिया में हर जगह पैसा और पानी चलता ही चलता है, और शायद आज भी वो चाइना में बिंदास वाली जिंदगी जी रहे हैं, और देख के ऐसा लगता भी नहीं कि शायद वो कभी पकड़े जाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड मलेशिया में जो नजीब था, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ केस हो जाता है एंड ही गेट्स कन्विक्टेड। जो चार्जेस थे वो थे अब्यूज ऑफ पावर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग, और आज भी वो जेल में चक्की पीस रहे हैं। डू लेट मी नो कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।